तो लास्ट क्लास में हमने फिज़िक्स में जहाँ तक पढ़ा था, फिज़िक्स की लास्ट क्लास में उससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास में फ़िज़िक्स में हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। और वेक्टर में मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिसमें कोई दो वेक्टर ए वेक्टर और वेक्टर बी हो, उनके बीच में कोई एंगल थीटा हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है, यानी कि उन दोनों का जो नेट फोर्स है या फिर नेट कोई वेक्टर अगर उसकी बात करें, तो उसकी वैल्यू जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है आर वेक्टर, मान लो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करें, तो उसका जो वैल्यू आता है ये आता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसके बाद में जो रिजल्टेंट आया है वो किस एंगल पे जाएगा, तो उसके लिए tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो एक बार मैं लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने रिवाइज़ किया था, एक बार उसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो एक बार इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि टोटल फोर्स इस बच्चे पे कितना लगेगा, तो फीलिंग और फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन, ये दोनों फॉर्मूले हमने सीखे वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए। ये क्वेश्चन भी किया, और यहाँ तक लास्ट में फिर हमने ये भी क्वेश्चन किया कि किसी एंगल पर हो तो ये फॉर्मूला कितना ज़्यादा काम में आता है। और फिर मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे होम प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप सो आपने ये क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया होगा। 5-5 न्यूटन के दो फोर्स 60 डिग्री एंगल पर है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 10 न्यूटन और 10-10 न्यूटन के दो वेक्टर्स, दो फोर्स 120 डिग्री पे है, एक 20 है, एक tan√3 है, 30 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ तक हम ये सवाल कर रहे थे। तो इन सवालों को सॉल्व करते हैं, बताएंगे आपके क्या क्या आंसर आए। मैसेज कीजिए मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने सॉल्व किया तो क्या आपका आंसर आया या नहीं आया। सर पहले का आंसर है 0.8। 0.8, अच्छा। और बाकियों के बताइए। चलिए देखो, सॉल्व करते हैं। मैं सारे जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है अपन। तो लेट्स टेक दीज सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन में 5-5 न्यूटन के दो वेक्टर को 60 डिग्री एंगल पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें एक 5 न्यूटन का वेक्टर इधर है और दूसरा कोई 5 न्यूटन का वेक्टर इधर है। दोनों 5-5 न्यूटन के हैं, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें रिजल्टेंट कितना आएगा और किस एंगल पे जाएगा, तो ये निकालना था। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं अपन। देखो, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। मान लो रिजल्टेंट कोई आर वेक्टर इधर जाएगा, कोई आर वेक्टर सपोज 75, पहले का नहीं, 75 तो नहीं आएगा, पहले का 8.66। हाँ देखो, सॉल्व करते हैं। ये रिजल्टेंट आर वेक्टर आया, मान लो इसका हमें मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, तो वही फार्मूला बार बार मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही काम का फार्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना हमारा मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर तो हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी भी यहाँ पे 5 ही है, देखो ए 5 है, बी 5 है, और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ से देखो आ जाएगा रूट में, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस ये कॉस 60 है, इसे अपन जब वैल्यू हाफ रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 5 और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट में 75, और रूट में 75 को अपन लिख सकते हैं रूट में 25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 रूट में 3 न्यूटन।
तो ये आंसर आ जाएगा 5√3 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, √75 न्यूटन बिल्कुल सही, √75 न्यूटन ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू जो आपका √3 होता है उसको 1.7 अगर लें तो 17 इंटू 5 यानी कि ये 8.5 न्यूटन के आसपास लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो 8.5 के आसपास या 8.66 बिल्कुल सही सुनील, तुमने आंसर निकाला है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आई बात समझ में? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, बाकियों का आवाज़ नहीं आ रही है क्या? बाकियों का आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है? अच्छा, आवाज़ आ रही है बाकियों को, सभी को? हाँ, ठीक है। चलो आगे लेते हैं। देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया था कि अगर दो वेक्टर थे 10 न्यूटन के, उनको 120 डिग्री पे लिया था। तो इस तरह से 120 डिग्री पे दो वेक्टर थे और मैंने कॉस 120 की वैल्यू भी बताई थी आपको, माइनस में हाफ लेनी है। तो यहाँ पे दो वेक्टर थे, ये इनकी वैल्यू है 10 न्यूटन और ये है 10 न्यूटन। तो इधर वाला 10 न्यूटन और इधर वाला भी 10 न्यूटन, और इनके बीच में जो एंगल था 120 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट की देखो वैल्यू निकालनी है, तो वही सेम चीज़, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है। तो मान लीजिए कोई रिजल्टेंट इधर आएगा, ये कोई आर रिजल्टेंट इधर आने वाला है, ये रिजल्टेंट कोई आर आएगा, इस आर का मैग्नीट्यूड हमें देखना है। तो ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कॉस 120 की वैल्यू माइनस में हाफ लेनी है। तो रूट में आर, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये भी हो जाएगा 100। इसे जब आप माइनस में हाफ लोगे तो ये माइनस में हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 100 इंटू 100 ये क्या हो जाएगा, माइनस में 100 हो जाएगा। तो इसे 100 से 100 कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ जाता है, रूट में 100 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ जाएगा, ये 10 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से सेम तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका भी आंसर आएगा। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसको मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं नेक्स्ट आगे अपने जो चीज़ें ले हैं वेक्टर सर के बारे। हाँ बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन ही नहीं हो रहा था, अच्छा, ये थर्ड दोनों नहीं हो कर रहा? लिए थे। चलो थर्ड ही ले लेते हैं वापस, और ले लेते हैं, थर्ड नहीं हो रहा था तो। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में एक 30 डिग्री एंगल दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। और ये है 20 न्यूटन, और ये है 10/√3 न्यूटन। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना, सेम ही चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उस वैल्यू को रखना है। तो देखिए सॉल्यूशन इस थर्ड क्वेश्चन का भी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो गया 10/√3 का होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस इंटू ए तो हो गया 20 इंटू बी 10/√3 इंटू कॉस 30। देखो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, √3/2 यहाँ पे रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, रूट में 20 का स्क्वायर हो गया 400, प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस 20 इंटू 10 हो जाएगा 200। तो ये आ जाएगा। और इसको अब आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा अपना 600 प्लस 100/3। तो इसको जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 900 प्लस 100 यानी कि 1000, ये आ जाएगा रूट में 1000/3। और इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 10 of 10√3 न्यूटन।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1000 में से 100 को रूट निकाल के बाहर ले लेंगे तो इसे आ जाएगा 10√10/3 न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, बताओ, क्लियर है? तो इस तरह से इन तीनों क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लेते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि ये 10 और ये 10, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे ये और ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब इक्वल है तो हमारी फीलिंग क्या कहती है कि अगर ये 120 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच में से यानी कि 60 डिग्री पे ही जाना चाहिए। और इस केस में ये 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है। मान लो मैं यहाँ पे किसी बच्चे को खड़ा करता हूँ और उसको इधर से भी कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है, इधर से भी कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये बच्चा क्या बोलेगा कि अच्छा देख, तू भी 5 से खींच रहा है, तू भी 5 से खींच रहा है, तो मैं तुम दोनों को ही खुश रखता हूँ और मैं बीचों बीच में से गुजर जाता हूँ, यानी कि मेरा जो ये एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो रिजल्टेंट जो है हमेशा बीचों बीच में से गुजरता है। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ध्यान में रखोगे कि इफ़ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इफ़ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, if two vectors have equal magnitude, then resultant passes from mid direction। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर समान है, उनका मैग्नीट्यूड समान है, परिमाण समान है, तो जो परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो कहाँ से गुजरेगा, दोनों के बीच में से गुजरेगा। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, जैसे ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर कोई बी है, देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना, डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर कोई बी है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, जो मान लीजिए कोई ए के बराबर है, और ये एंगल अगर कोई थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, ये मान लो कोई रिजल्टेंट है आर वेक्टर, ये θ/2 से गुजरेगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच से गुजरेगा, θ/2 एंगल से गुजरेगा। इसको देखो ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हमें पता है tan अल्फा बराबर क्या होता है, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा होता है ना। tan अल्फा बराबर क्या होता है, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो देखो अब मैं इस b की जगह भी a रख देता हूँ, इस a की जगह a और इस b की जगह भी b। क्यों? क्योंकि a और b के दोनों के मैग्नीट्यूड को हम क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं, और a के इक्वल ही ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो tan अल्फा को मैं क्या ले सकता हूँ, tan अल्फा बराबर b की जगह मैंने a रख दिया, तो a साइन थीटा अपॉन a प्लस बी की जगह क्या रख दिया, a रख दिया, तो a कॉस थीटा। अब देखो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन में, नीचे वाला एक कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस a से a कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ। साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन θ/2 कॉस θ/2। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन θ/2 कॉस θ/2, और 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है
1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अपन सीखते हैं, लेकिन हमें इन फॉर्मूलों को याद रखना है, आगे बहुत काम आते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इनकी वैल्यूज़ को जब देखो मैं इसमें रखता हूँ तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो इससे देखो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास में, tan अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बाई 2 आ गया। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, थीटा बाई 2 के इक्वल आएगी। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, यही तो क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ से आप ये बात समझे क्या कि अगर दो हाँ वेक्टर्स सर। का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट क्या है, उनके बीचों बीच में से गुजरेगा। यहाँ पे यानी कि अल्फ़ा क्या आ गया, थीटा बाई 2 आ गया। तो मैंने इस बात को आपको फीलिंग से भी बता दिया कि आप फील कर सकते हो, है ना। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स से कोई खींच रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से ही गुजरने वाला है, यानी कि अल्फ़ा क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर tan थीटा बाई 2, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो उनके बीच जो है tan थीटा बाई 2 एंगल पर रिजल्टेंट जाएगा। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला अपन देखते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड का भी क्या कोई बहुत इजी सा फॉर्मूला आ सकता है, बिल्कुल। हम मैग्नीट्यूड के लिए और आसान फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हमने इक्वल ले लिया, जिसे हमने ए के बराबर बोल दिया। तो यहाँ से दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट जो है उसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी लिख देंगे ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, ये लिख देंगे। हमने क्या लिया, हमने ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। तो इक्वल मैग्नीट्यूड लेंगे तो इससे भी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा। या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा। और अगर मैं आर इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा। आई बात समझ में, बताओ। किसी को कोई डाउट हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा था ना। तो यहाँ पे मैं इस 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा को रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू, इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन है कॉस थीटा के लिए, उसे हम एक यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जब इसे यूज़ करेंगे तो आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ जो आर है ये इक्वल टू आ जाएगा रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ आर का जो वैल्यू है ये आ जाएगा
4 का रूट बाहर आया तो 2a² बाहर आया तो a cos स्क्वायर बाहर आया तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये देखो एक बहुत सिंपल सा और आसान सा फॉर्मूला आ गया जिसे आप याद रख सकते हो, और आपको ये याद रखना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है कि अगर कोई दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो अगर थीटा एंगल पर है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो तो उनके बीचों बीच में से गुजरेगा, यानी कि अल्फ़ा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, और उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे ये हमारे सवाल थे, इसमें 5 न्यूटन और 5 न्यूटन ये दोनों इक्वल है ना, और कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पे। तो देखो मैं इस सवाल को इस फॉर्मूले से यूज़ करके निकालता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो फॉर्मूला है हमारा 2a cos थीटा बाई 2, इस फॉर्मूले से देखो ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 है, तो ट्वाइस ऑफ 5 इंटू कॉस थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, तो 60 बाई 2। अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ 5 यानी कि ये हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो कॉस 30 होता है हमारा √3/2, तो 2 से ये 10 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5√3 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर आप देखो क्या आंसर आया था, 5√3 आंसर आया था ना। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसके लिए आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बिना किसी चिंता के कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 2a cos थीटा बाई 2। तो बहुत ही आसानी से अपन सीधा आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें ये चीज़ पता हो तो। और इसके अलावा आप ये देखो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप लगाओ, यहाँ पे थीटा कितना है 120 डिग्री है, मैं यहाँ पे भी देखो सीधा लगा सकता हूँ, थीटा कितना 120 डिग्री और a कितना है 10 है, तो 2a cos 120 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 तो हो गया 20 इंटू कॉस 120 बाई 2 यानी कि कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से 20 कटेगा तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो ये 10 न्यूटन ऐसे आया, या फिर आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो 2a cos थीटा बाई 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब ही काम करता है जब वेक्टर a और b के मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर a और b के मैग्नीट्यूड सेम हो तो ये फॉर्मूला फटाफट बढ़िया तरीके से बिना कुछ सोचे समझे आप अप्लाई कर सकते हो, हमेशा काम करेगा। एकदम ठप्पा लगा हुआ है इस फॉर्मूले पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बढ़िया तरीके से काम करेगा। ठीक है, कब काम करेगा, जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें थोड़े से मैं कुछ केसेस ले लेता हूँ, सम इम्पोर्टेंट केसेस, सम इम्पोर्टेंट केसेस, कुछ महत्वपूर्ण स्थितियाँ ले लेता हूँ। देखो सम इम्पोर्टेंट केसेस क्या है, अगर मान लो दो वेक्टर 90 डिग्री पर है ना। कैसे समझना इस बात को, कि अगर मान लो दो वेक्टर को मैं 90 डिग्री पे ले लेता हूँ, जैसे ये वेक्टर इधर लिया हमने और ये वेक्टर इधर लिया, दो वेक्टर अगर मान लो 90 डिग्री पर है तो, और दोनों इक्वल वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, पर दोनों 90 डिग्री पर है और दोनों के बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड भी a है और इसका मैग्नीट्यूड भी a है। तो इस केस में देखो पहली बात तो रिजल्टेंट किधर से जाएगा, बीचों बीच से जाना चाहिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो रिजल्टेंट तो हो गया अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है हमारा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर निकालना है हमें, एक बात ये तो ध्यान में रखनी है, ये तो हो गया थीटा बाई 2 यानी कि 90/2 यानी कि 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बीचों बीच में से गुजरेगा, यानी कि बीचों बीच में से 45 डिग्री पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा।
अब इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा उसके लिए अपन देखो ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी, कोई बता सकता है आर की वैल्यू कितनी आएगी ए के टर्म्स में? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आएगा ए के टर्म्स में, कोई बता सकता है? देखो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ट्वाइस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा कितना है 90 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू कॉस 45 हो गया 1/√2। 2 में √2 का डिवाइड करेंगे तो ये वापस आ जाएगा √2 टाइम्स ए, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ गया, देखो 2 में जब √2 का डिवाइड करोगे तो √2 ही आता है। तो ये कितना आ जाएगा √2a आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जिसे हमें याद रखना है। ये केस फर्स्ट है जब दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर हो। तो दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आती है, √2 टाइम्स ए आ जाती है। जब दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, √2a टाइम्स आ जाएगा। और सवाल जल्दी हो, तुरंत हो, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे दो वेक्टर कोई है 90 डिग्री पर, मान लो एक वेक्टर तो है आपका 20 न्यूटन और दूसरा वेक्टर भी है 20 न्यूटन। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको पता चलेगा कि रिजल्ट याद रखना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, ये 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है। तो फटाफट बताओ इनका रिजल्टेंट कितना आएगा और किस एंगल पर आएगा, बताओ। मैं एक सवाल करके बता देता हूँ आपको। एक तो देखो रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आएगा, 45 डिग्री पर आएगा एक तो रिजल्टेंट, ये तो बात फिक्स है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2a टाइम्स आ गई, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2 टाइम्स a की जगह क्या आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20√2 न्यूटन। ये सीधा आंसर आ गया। अब देखो हमें फॉर्मूला वगैरह निकालना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, ये सब ना करते हुए हम कितना आसानी से देखो आंसर निकाल सकते हैं, है ना। कितना काम आसान हो गया हमारा। अब आपको केवल रिजल्ट याद करना है कि अगर दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, √2a आ जाता है। ए तो आपको क्या करना है, किसी के एक मैग्नीट्यूड को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखो फटाफट, एग्जाम्पल इसको सॉल्व करके बताना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर इस तरह से हैं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे इस तरह से दो 90 डिग्री पे वेक्टर हैं। एक तो है कोई मान लीजिए 15 न्यूटन और दूसरा भी है 15 न्यूटन। तो फटाफट बता दीजिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ। 52√2 न्यूटन। हाँ कितना आ जाएगा, 15√2 आ जाएगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड देखें तो कितना आ जाएगा, 15√2 न्यूटन आ जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। और किस एंगल पे जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं हमारे, है ना। तो बीचों बीच में से गुजरेगा तो 45 डिग्री के एंगल पे गुजरेगा। और कितना हो जाएगा ये, 15√2 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री के पर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √2 टाइम्स a हो जाता है। हम जो भी एक का किसी का मैग्नीट्यूड है उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 न्यूटन के होते तो √2 10 हो जाता,
20 के तो 20√2 हो गया, 15 है तो 15√2 हो गया। 7 न्यूटन के होते हैं 90 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट 7√2 हो जाएगा, है ना। 5 न्यूटन के दो वेक्टर होते हैं 90 डिग्री पे तो 5√2 हो जाएगा। तो इस तरह से 90 डिग्री पे कोई दो इक्वल वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल वेक्टर हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से देखो एक और इम्पोर्टेंट केस लेता हूं, केस सेकंड। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। जैसे अगर दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर हो, दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर अगर मैं ले लूं, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर 120 डिग्री पे ले रहा हूं, दो इक्वल वेक्टर, जैसे ये 120 डिग्री पर है, दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर, यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे मान लो फोर्स F है और यहाँ पे भी फोर्स F है ना। जैसे वेक्टर A होता है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर कोई B है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड F है, इसका भी मैग्नीट्यूड F है ना, कोई सेम वैल्यू है। तो रिजल्टेंट क्योंकि इक्वल वेक्टर है तो रिजल्टेंट डेफिनेटली किस एंगल पर जाएगा, यहाँ पे जाएगा 60 डिग्री पर। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा R वेक्टर वो यहाँ से 60 डिग्री पे जाएगा। एक तो ये तो बात कन्फर्म है। अब अगर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैं मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 2a cos θ/2। तो ये हो गया 2a cos θ/2, इस फॉर्मूले को देखो यूज़ करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ R विल बी इक्वल टू 2a, a की जगह क्या हो गया, f हो गया, cos थीटा हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f इंटू कॉस 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये देखो क्या आ गया, f ही आ गया। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है इस केस में, f ही हो जाता है, यानी कि r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। यानी कि दो इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री पर हैं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर 120 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके वैल्यू के ही बराबर आता है। बड़ा ही ज़बरदस्त एक रिजल्ट है। मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त चीज़ है और कितनी जल्दी हमारे आंसर्स आने लगेंगे एक छोटे से रिजल्ट को हम ध्यान में अगर रखते हैं तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने ले लिया 12 न्यूटन फोर्स इधर और ये ले लिया 12 न्यूटन फोर्स इधर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री का। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई रिजल्टेंट किधर को जाएगा और कितना होएगा, तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई सर इक्वल वेक्टर है, सर इक्वल वेक्टर है तो डेफिनेटली रिजल्टेंट को बीचों बीच में से ही जाना पड़ेगा, है ना। रिजल्टेंट अगर जो है वो बीचों बीच में से जाएगा, यानी कि ये तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और मैं आपसे पूछूं कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, घबराओगे नहीं ये कहने में कि सर ये 12 है, ये 12 है, दोनों 120 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 12 न्यूटन ही हो जाएगा, है ना। और देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हर केस में लागू होने वाला है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, पर आपको बात समझ में आनी चाहिए, बात पते की है, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन आसान हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल हो चाहे आसान से आसान हो, ये छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में हैं, आपको समझ में आती है, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। 120 डिग्री पे है, 8 न्यूटन इधर है तो 8 न्यूटन इधर है। अब रिजल्टेंट कितना, अब तो आप सीख ही चुके होंगे, रिजल्टेंट यहाँ से कितना, ये आएगा 8 न्यूटन ही आएगा, है ना। तो कितना ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है, देखो कि दो 8-8 न्यूटन के हैं, लेकिन रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं, 8 न्यूटन ही दे रहे हैं, और कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर दे रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। 8 और 8 मिलके क्या बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, 12 मिलके 12 बना रहे हैं, 15 और 15 मिलके 15√2 बना रहे हैं, 20 और 20 मिलके 20√2 बना रहे हैं। तो वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो सामान्य जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो रेगुलर, जो आपने डेली लाइफ के जो कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 5 और 5 10 होता है, 10 में से 5 जाता है तो 5 बचता है, या 15 में से 10 जाता है तो 5 बचता है, 10 में से 15 10-15 जोड़ते हो तो 25 आता है। तो ये सब जो सामान्य जोड़ना और घटाना है, वेक्टर वाकई में वैसे नहीं घटता और जोड़ता। हालांकि
अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उस तरह से जोड़ सकते हैं, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस तरह से घटा भी सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर एक बच्चे को 10 न्यूटन का धक्का आगे की ओर दे रहे हैं और 5 न्यूटन का धक्का और दे देते हैं तो 10 और 5 15 हो जाता है, लेकिन 10 आगे की ओर दे रहे हैं और पीछे की तरफ 5 दे रहे हैं तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि वो 5 ही हो जाता है। तो वो तो केस थे कि अगर 0 डिग्री पे हो दो वेक्टर और 180 डिग्री पे हो दो वेक्टर, तो उस केस में अपन सिंपल तरीके से ऐड और सिंपल तरह से घटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई दो वेक्टर किसी एंगल पर हो तो उस समय ये हो नहीं सकता, नहीं है, ये हो नहीं सकता, है ना, ये हो नहीं सकता। उस समय हमें फॉर्मूले काम में लेने पड़ते हैं। अभी पिछले 2-3 क्लासों में जो हमने रेक्टेंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा है, उसका हमें बड़े जोर शोर से उपयोग लेना पड़ता है। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। एक तो 90 डिग्री पे दो इक्वल वेक्टर हो तो √2a होता है, 120 डिग्री पे दो इक्वल वेक्टर हो तो वही सेम वैल्यू आ जाती है, और अगर दो इक्वल वेक्टर किसी भी एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, 2a cos θ/2 आता है, और उनका जो एंगल आता है वो θ/2 आता है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के साथ क्या होगा कि जो आपका रिजल्टेंट आया है उसको बीचों बीच में से गुजरना ही पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच में से गुजरा तो θ/2 आ गया हमारा अल्फ़ा, और रिजल्टेंट कितना आ गया हमारा, इस तरह से इस केसेस में 2a cos θ/2। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या सीखा मैं वापस रिवाइज़ करवा देता हूँ। पहले तो लास्ट क्लास में मैंने जो न्यूमेरिकल दिए थे उनको मैंने बताया। उसके बाद में मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और अगर वो थीटा एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, और उनका जो एंगल है यानी कि किस एंगल पर रिजल्टेंट जाएगा, तो उसके बारे में हमने दो रिजल्ट बहुत ही प्यारे याद करने वाले हमने डिराइव किए। एक तो है कि रिजल्टेंट θ/2 एंगल पर जाएगा, और दूसरा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 2a cos θ/2 हो जाएगा। फिर हमने केसेस लिए 90 डिग्री पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर और 120 डिग्री पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर। तो आज हमने इन सब बातों को बड़े ही आराम से सीखा, ध्यान से सीखा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट